और से मैं बबीता कपूर आज के इस कार्यक्रम एक अतिथि में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, बेगम इकबाल बानो फाउंडेशन की ओर से पिछले 12 महीनों से लगातार लिखित पोएटिका का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके हिस्सेदार आप सभी बने और इसकी कामयाबी का सेहरा भी हम सभी के सर पर बना। आप सभी ने उस कार्यक्रम को अपना भरपूर स्नेह दिया, योगदान दिया और हमारा साथ भी दिया। और आज बेगम इकबाल बानो फाउंडेशन शुरुआत करने जा रहा है एक और कार्यक्रम श्रृंखला की, जिसका नाम है एक अतिथि। और आज के इस कार्यक्रम एक अतिथि में हमारे अतिथि हैं जाने माने कवि और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ कवि श्री नरेश सक्सेना जी। वरिष्ठ कवि श्री नरेश सक्सेना जी ने जहां कविताएं लिखी, वहां साथ ही साथ संपादन के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया और टेलीविजन और नाटकों के लिए भी वे लेखन का कार्य करते आ रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम एक अतिथि में उनसे परिचर्चा वार्ता करेंगे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार, लेखक, शायर, कवि डॉक्टर इरशाद कामिल साहब। और डॉक्टर इरशाद कामिल जी को हम बधाई देना चाहते हैं उनकी अभी रिलीज हुई फिल्म चमकीला में लिखे उनके गीतों के लिए भी, जो कि बहुत ज्यादा सराहनीय है। भारतीय संस्कृति में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वरिष्ठ कवि श्री नरेश सक्सेना जी ने हमारा आतिथ्य स्वीकारा और वे यहाँ पधारे हैं। तो आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर बहुत मेहनत से काम करते हैं और आप जैसे चंडीगढ़ के ज़मीन रोशन दिमाग लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप यकीन मानिए, सरिता जी, कविता जी, नरेश जी और मैं जो आज गीतकार नहीं हूँ, वो भी बहुत खुश है। कभी कभी आदमी वो नहीं होना चाहता जिस नजर से लोग उसको देखते हैं। कभी कभी उस जगह से आदमी बचना चाहता है जहाँ पे वो अक्सर होता है। कभी कभी वहां से छुपना चाहता है जहाँ अक्सर पाया जाता है। आज मैं वहां नहीं चाहता। आज एक वो बच्चा एक ऐसे समझदार इंसान के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है जिस इंसान ने दुनिया देखी है, जिस इंसान ने अच्छी कविताएं रची हैं, जिसने शब्दों के मायनों को समझा है, विचारों की अहमियत को समझा है, विचारों के बड़े होने और छोटे होने को समझा है और विचारों के साथ साथ इंसान के बड़े होने और इंसान के छोटे होने को समझा है। तो आज आपके साथ जो बात होगी, आप यकीन मानिए ये बात फिल्म की नहीं होगी, पर फिल्म से ज्यादा कम मनोरंजक भी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। नरेश जी को मैं इस तरह से जानता हूं जिस तरह से तालाब जानता है आसमान के चांद को। चांद तालाब का नहीं होता, लेकिन तालाब में होता है। और तालाब को भी ये लगता है कि मुझ में चांद है, असल में उसमें भी चांद नहीं होता, उसका अर्थ होता है। तो ये एक छोटा बच्चा, एक जो शायद कभी कभी बनना चाहता था और जो अब भी कभी बनना चाहता है,
वो एक महान कवि से पूछना चाहता है कि तुम महान कवि बने कैसे? वो कौन सा रास्ता है, वो कौन से नियम है, वो कौन सी विधा है, वो कौन सी विद्या है, वो कौन सा तरीका है जहां चल के, जहां से होके वहां पहुंचा जाता है जहां तुम पहुंच गए, मुझे भी वहीं पहुंचना है। ये वो बात है। तो मैं सच में आप इस बातचीत को ज्यादा बहुत क्या कहना चाहिए उसको, इनफॉर्मल, औपचारिक नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं इस बातचीत को ज्यादा जरूरी ये समझता हूँ कि मैं इससे ज्यादा हम लोग सारे सुन लें। और यकीन मानिए, जो पहले सबसे पहले उन्होंने कहा था कि फोन हमारे पास होते हैं, बहुत जरूरी भी होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी ये भी होता है कि हम हर चीज को फोन में बंद ना करें, छोड़ भी दें, खुला रहने दें। जरूरी नहीं होता तो हर चीज को फोन में बंद करना, कुछ चीजों को आंखों में, दिमाग में, दिल में भी रखना चाहिए, वो भी एक जरूरी बात होती है। बहुत शुक्रिया बादल कौशिक साहब का, जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और आए हैं। ये हौसला अफजाई है हमारी हिंदी विभाग के लिए भी और फाउंडेशन के लिए भी इनका होना। और डॉक्टर अशोक जी का शुक्रिया और आप सब लोगों का शुक्रिया करने के बाद मैं आपको वहां ले जाता हूँ जहाँ के लिए हम जहाँ जाना या जहाँ पहुँचना हम बहुत जल्दी चाहते हैं। मैं आज अपने आप को उस तरह से समझता हूँ, मुझे याद आ रहा है एक छोटा सा इंसिडेंट के अम्बाला में ऑल इंडिया मुशायरे हुआ करते थे। ऑल इंडिया मुशायरों में ये होता था सर कि बहुत सारे जो छोटे छोटे कवि होते थे उनको पहले बुला लिया जाता था, और वो बुलाने का मकसद ये होता था कि बड़ा कवि आने से पहले वो थोड़ा सा ऑडियंस को संभाल के रखें, वो थोड़ा सा ऑडियंस को भाग लेने दें। तो मैं आज नहीं खड़ा हूँ कि मैं बड़ा कवि बनाने को, बड़े कवि को बुलाने से पहले मैं ऑडियंस को संभाल के रखूँ, मैं ऑडियंस को बचा के रखूँ आपके लिए, और वो माहौल प्रदान करने की कोशिश करूँ, वो जगह देने की कोशिश करूँ, वो परिवेश बनाने की, वो परिस्थिति बनाने की कोशिश करूँ जहाँ असल में कविता समझ में आती है। हर जगह से कविता समझ में भी नहीं आती। कविता को समझने के लिए भी एक जगह की जरूरत होती है। तो मैं एक छोटी सी कविता से बात शुरू करता हूँ और फिर आप जो कुछ मैंने कहा, अधिक कविता का नाम है, जो कुछ मैंने या मेरे जैसे बहुतों ने लिखा, जो कुछ मैंने या मेरे जैसे बहुतों ने लिखा, दुनिया ऐसे ही चलती अगर ना भी। जो कुछ मैंने या मेरे जैसे बहुतों ने लिखा, दुनिया ऐसे ही चलती अगर ना भी लिखते। सलीब पर टांग सकते हैं आप उन किताबों को, पत्रिकाओं को, जो पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन पढ़े जाने के लिए नहीं। मैं जानता हूं वो बहुत पढ़ा जाना था जो जा रहा है मेरे साथ। मैं जानता हूं वो बहुत पढ़ा जाना था जो जा रहा है मेरे साथ अलिखित। दरअसल जो लिखा, जो कहा जरूरी नहीं था, जो जरूरी था वो ना लिखा ना कहा। तो जरूरी बात क्या है, जरूरी क्या होता है, लिखा जाना जरूरी क्या होता है, वो आप नरेश जी से सुनेंगे। नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आप हम सब बहुत बेदाग हैं आपकी कविताएं सुनने। आवाज बिना इसके भी जा रही है क्या? माइक ले लें। ये हाथ में लिए बात करना जो है, मुझे इसकी आदत करना है। नहीं। आप सबका बहुत, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। ये खास मौका है मेरे लिए। मुझे डर है कि मैं इसके बाद किसी कार्यक्रम में शामिल हो पाऊंगा। मेरी उम्र 86 बरस की है, और जिस दिन रात को नींद पूरी नहीं होती, ठीक से नहीं आती या मोशन नहीं होता बाथरूम जाकर के, उस दिन मेरी हालत बैठने लायक होती नहीं। तो अब जाना बंद कर रहा।
इरशाद कामिल साहब से पहले मैं कम से कम 9-10 प्रोग्राम्स में जाने को मना करता था, लेकिन इनकी मोहब्बत और इनके प्रति मेरा आदर भी। मैं यहाँ 2 लोगों के नाम जानता हूँ, उनके नाम पहले ले लूँ। माधव कौशिक जी, मुझे देख करके बड़ी खुशी और आश्चर्य हुआ कि वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। दूसरे जगदीप सिद्धू, जो खुद पंजाबी के बहुत अच्छे कवि हैं, जिन्होंने मेरी कविताओं का पूरी किताब पंजाबी में अनुवाद की है और पंजाबी विश्वविद्यालय के कोर्स में लगी है, सिलेबस में, और हजारों बच्चे उसे पढ़ते हैं, हजारों मुझे फोन भी करते हैं बहुत सारे। और वो किताब हरियाणा में भी पंजाबी के कोर्स में लगी, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ लोग मुझे जानते होंगे। आप सब मेरी कविता सुनने आए हैं, इसमें मुझे शक है। आप इरशाद कामिल साहब के लिए आए हैं। अगर मैं हाथ उठाऊं तो मेरा दिल ही बैठ जाएगा। अगर सच सच हाथ उठ जाए कि कितने लोग इरशाद कामिल साहब के लिए आए और कितने मेरे लिए आए, तो शायद मेरा हार्ट फेल ही हो जाए। क्या आप आए? ये बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़े इंसान हैं। इनके जो काम हैं, अपनी माँ को जो याद कर रहे हैं। एक किस्सा मैं सुनाऊँ आपको, ओलंपिक का है, और शायद आप लोगों ने अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़ा। वो केन्या का एक दौड़ने वाला था और वो सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन उसको कुछ गलतफहमी हो गई कि वो जो फिनिशिंग लाइन थी उसके जरा सा पहले ही पिछली लाइन पर रुक गया। तो फिर जीत गया था, लेकिन उसे दौड़ना बंद कर दिया। नंबर 2 पे स्पेन का दौड़ा था, उसने देखा अरे आगे आगे जा रहा था, ये कहाँ रुका हुआ है। उसने चिल्लाकर कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन वो स्पेनिश में बोल रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। तो वो बिल्कुल पास आ गया तो वो रुक गया, खुद उसको धक्का दिया, आगे जाओ। जब वो नंबर 1 आ गया तब ये नंबर 2 आया। तो लोगों ने कहा कि भाई ओलंपिक का गोल्ड मेडल तुम्हारे नाम हिस्ट्री में जाना था, ये तुमने क्या किया, क्यों किया? तो उसने एक सेंटेंस किया, बोला कि मैं अगर ये तो जीता हुआ था, एक इंसान की गलती का फायदा न उठा के पहला नंबर ले लेता तो अपनी मां को क्या मुंह दिखाता। मैं ये मेडल लेके घर नहीं जा सकता था, तो तू धोखा दे के मेडल लेके आया है, तो तुझे मैंने यही सिखाया था क्या? ये जो जज्बा ये इंसान बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है। और वो जो सिनेमा में ये लिखता है कि मैं ही खराब था, अब तो दुनिया अच्छी हो गई होगी ना, मैंने ही तो नरक बनाया था, अब तुम लोगों ने स्वर्ग बना दिया उसे, है ना। ये लिखने वाला सिनेमा में ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली लिख रहा था, उसे सिचुएशन दी गई, उसे बताया गया था कि ये इमोशन लिखना है, उसे ये भी बताया गया था कि इस फ्रेमवर्क में लिखना है, इधर उधर नहीं करना। धुन बन चुकी है, इसी पर वजन आना है, इसी वजन पर लाइनें आनी। फिर भी उसने लिख दिया, ये बड़ा काम था, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये आसान काम नहीं, ये बड़ा काम है। सिनेमा के गीतों को लिखने वालों को वो चाहे जितने बड़े छोटा ही माना जाता। सिनेमा वाले फिल्मी है, सिनेमा तो बड़ा शब्द है, फिल्मी कह दिया जाता था।
हालांकि बड़े बड़े शायरों ने लिखा और बाद में उसको इज्जत बख्शी, शैलेंद्र उसमें बड़े गीतकार हुए। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि शैलेंद्र से आगे जाने वाला गीतकार मेरी बगल में बैठा। तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़े सम्मान गौरव का दिन है आप सब लोगों का। आप इनके लिए आए हैं तो भी मेरे लिए ही आए हैं, तो कविता के लिए आए हैं, कविता के अंदर जो संवेदना है उसके लिए आए हैं, तो मेरे लिए आए हैं, और आप सब अपने लिए भी आए हैं। क्या बात है, हम सब एक दूसरे के लिए आए हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो नाम जानने से रह गया, कल जिनके घर खाना खाया उनको बहन बताते हैं, अपनी गुरमीत जी की पत्नी है, पर उनका नाम मुझे बताया नहीं शायद, क्या नाम है? गीतांजलि। अच्छा बताया तो था, गीतांजलि गायत्री नाम था। मुझे याद आया कि उनका नाम भी मुझे, मैंने उनसे कहा था मैं लखनऊ से आया हूँ सुनाने, तो आप यहाँ से भी नहीं आएंगी, कैंपस में होके भी नहीं आएंगी, तो आई हैं। और उनके साथ जो मैडम बैठी हैं वो भी उनका नाम भी नहीं मालूम। कभी ऐसे ही होती है। कला जी, उनका भी बहुत 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 स्वागत। तो पहले क्या हुआ करता है, परसों तो करता है तो खड़े होकर कर दूंगा कि उसको यहाँ, मुझे लगता है बातचीत पहले कर लेते हैं। अच्छा चलिए आइए, ऐसा ना हो करता समझे के बाद लोग चले जाए, तब तो असली पता लग जाएंगे, बात बनी हुई है। मैं कुछ करता है पढ़ता हूँ, उसके बाद बातचीत करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो बातचीत भी लंबी हो सकती है, कविताएं भी और हो सकती है। थोड़ा थोड़ा इस कविता का शीर्षक है इस बारिश में। इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब तो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं, कूदती हैं कोयल उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोनी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, तार नहीं, नदी नहीं, आगरा नक्षत्र नहीं, कजरी मलार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये बारिश भी चली गई उसी के पास, अब मेरी बारिश भी चली गई जिसके पास चली गई मेरी जमीन। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। ये कविता है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है।
बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले। तुम्हारे वेद पुराण अभी वो व्यर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले। तुम्हारे वेद पुराण अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। टेलीविजन खोलते ही काला लबादा ओढ़े एक नकाबपोश छोरा चमकाता है और काफिरों की गर्दनें हवा में उड़ने लगती। यह चैनल बदल देता तो गेरुआ लबादा ओढ़े एक मुस्कंदा छोरे चमकाता है। अरे ये तो और खतरनाक है, क्योंकि उसके छुरे हाथों में नहीं, उसके शब्दों में है। उसके हाथों में नहीं, उसके शब्दों में है, जो लाखों दिमागों में एक साथ घुस सकते हैं। सत्य चैनल बदल देता तो किसानों सिपाहियों, बच्चों और औरतों की लाशों के ऊपर अच्छे दिन आ गए हैं कि खुशाएं होने लगती। मैं टेलीविजन बंद कर देता, जानता हूं कि इससे छुरों का चमकना बंद नहीं हो जाता, बल्कि वो मेरी गर्दन के और नजदीक आ जाते हैं। अभी सुमर में ये निर्णय मेरे लिए निश्चय ही सख्त है। तो दोस्तों, अब मेरे लिए ये कविता से बाहर आ जाने का वक्त है। वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, वरना ढोल पीटना व्यर्थ होता है। वक्त होता है और नंगा होना धर्म होता है, और कपड़ों के भीतर बाहर आ जाने वाला नहीं, भीतर रह जाने वाला ज्यादा बेशर्म होता है। वक्त होता है। और दोस्तों, जैसा वो बुजुर्ग कवि कह गया है कि ऐसे वक्त जो आंख से टपकता है वो पानी नहीं रक्त होता है। दोस्तों, जिसे कुछ कर गुजरना है उसके लिए ऐसा वक्त तो वक्त होता है। वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ। ये कविता है कंक्रीट। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खेलने के लिए जगह छोड़ देती। आपने देखा होगा गुच्छा ऐसे सट के खींचा, लेकिन फिर बाद में आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खेलने के लिए जगह छोड़ देती हैं,
और जगह छोड़ देती है गिट्टियां, आपस में चाहे जितना सके अपने बीच अपनी बराबर जगह खाली छोड़ देती है। इसमें भरी जाती है रेत, और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना खींचे, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं, जिसमें भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट, अरे कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती है खाली जगह। उसी में तो समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगह है। इसे छोड़िए। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया। दरवाजा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। अभी इतनी कीमत झुकी हुई पर ऐठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है और इतनी कीलें ठुकी हुई पर ऐठ रहा है। बारिश छूने जो कुछ बाहर झूल गया है, कभी पेड़ था, हम समझे थे। दोस्तों, मनुष्य भूल जाता है, वनस्पतियां नहीं भूलती। आप अमरूद की टहनी काट कर आम के पेड़ पर ग्राफ्ट कर दीजिए, और अगर चल गई वो टहनी तो अपना रस तो वो जड़ों से, आम की जड़ों से मिलेगा उसको, लेकिन अगर फल लगा तो अमरूद नहीं आम लगेगा। ये जो याद है, ये इंसानियत का गुण है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और बेगम इकबाल खानों को मैं नमन करता हूँ, उनके जरिए उनके बेटे को नमन करता हूँ। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, तो एक वृक्ष जाएगा, अपनी चिड़ियों, गिलहरियों, फलों, फूलों और मौसमों से बिछुड़कर साथ जाएगा। तो एक वृक्ष अग्नि में प्रवेश करेगा, वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी, इतनी लकड़ी लगेगी, शमशान की टाल वाले यही तो पूछेगा कि गरीब से गरीब भी सात मन तो लेता ही है। तो लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के डाकघर में हो मेरा अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे। ये कविता है भारत माता की। शिक्षक इसका मात्र ऋण है। मात्र ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहने से परशुराम मां का सिर धड़ से अलग कर देते हैं।
हमने गाय को कहा माता, तो बूढ़ी होते ही पीट कर घर से निकाला और भूरों पर प्लास्टिक खाकर मरने के लिए छोड़ दिया। हमने धरती को कहा माता, तो उसकी हरियाली उजाड़ कर उसे खोखला करके बंजर बना के छोड़ दिया। हमने नदियों को कहा माता, तो उन्हें अपनी वरागत से, मलमूत्र से भरकर कुंभीपाक बनाकर छोड़ दिया। माता, तेरे बहुत से सपूत इन दिनों कर रहे हैं तेरे नाम का कीर्तन। भारत माता, अपनी खैर मना। अरस्तु का कहना है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन अभी तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे और गिरते हुए देखेंगे। लोहे के भारी घोड़ों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागजों को एक साथ एक गति से गिरता हुआ देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर उसने ऐसा कर दिखाया। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप। कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही चीज के लिए गिरते नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहां से फूटती है मीठे पानी की नदियां। गिरो प्यासे हालत में एक बूंद जल की तरह, मीठे पात्र में पानी की तरह भरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए साथ साथ गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच, गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह किसी कोमल के लिए जगह खाली करते हुए, और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झड़ती वहां बसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए, उनका कोई तीर तो रचा ही नहीं गया। तो गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर की तरह मंजर जमीनों को फूलों और वनस्पतियों से रंगीन बना दे। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीफें, चेहरे। और नतीजा गिर रहा है देवा, तापमान गिर रहा है और गिर रही है खून में मिकदार हीमोग्लोबिन की। अरे क्या हो बिजू के से नरेश, मैं कहता हूं अपने आप से, इससे पहले कि गिर जाए तुम्हारा समूचा वजूद, एक बार भी तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो और गिरो किसी दुश्मन पर, दाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिर कर दिखाओ तो सही। फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत मशहूर लाइन है, इसे याद कर रहा हूँ।
देखो एक तारे का आकाश, तो याद करो उन तारों को जो टूट गए हैं। उससे पहले उन तारों को जो टूटे तो नहीं, लेकिन अपनी आग में जलकर भस्म हो गए। देखो अपने आस पास कहीं काले तारे भी होंगे। देखो उनकी रोशनी की प्यास की रोशनी के हर पल को सोख लेते हैं, और वे काले तारे पता नहीं भीतर से कितने उजले हों। रात हुई जाती है, तो क्या हमको नहीं फूटेंगे आज की रात? कोई पेड़ फूल नहीं खिलाएगा आज की रात? नदियां बहना बंद कर देगी क्या आज की रात? वक्त ठहर जाएगा और मृत्यु स्थगित रहेगी आज की रात? अरे रात महज एक सूर्यहीन समय है, लेकिन समय है, वो नाम बदल रहे हैं। अरे नाम बदलने से क्या होगा? नाम ही तो है। अपने काम से काम रखो, असल चीज काम ही तो है। रात पूरी पड़ी है, शाम हो गई तो क्या? शाम ही तो है। मैं लंबा नहीं करता है, मेरे पास बहुत है लिखे, और पंजाबी में पूरी किताब उन्होंने ट्रांसलेट कर दी है, और उसके बाद की कविताएं भी ट्रांसलेट करने से धुई, और उसकी किताब का तीसरा संस्करण भी आ गया। किताब का, कविता की किताब का दूसरा आ जाए तो बड़ी बात होती है, बड़ा विमोचन वगैरह किया जाता है। दूसरा पंजाबी में अनुवादों में तीसरा आ गया, अरे चौथा भी आएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो बाद में, अभी छोड़ते हैं। कविताएं और भी हैं भाई साहब, और असल बातें आप भूल गए। वो बातें जो, जैसा मैंने कहा था कि एक बच्चा ये जानना चाहता है कि आप इतनी अच्छी कविताएं कैसे लिख लेते हैं। आप में से भी बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लिखने वाले हैं। अपने लिखे को काटना बहुत ही तकलीफदेह होता है, बहुत मुश्किल होता है अपनी लिखी हुई बात पे कलम चलाना। तो वो अब कविता, जो कविता सच्ची कविता हो जाए, वो कविता क्या है? जैसे प्रोफेसर मोहन सिंह ने एक जगह कहा है कि मोहब्बत में, पंजाबी में बताता हूँ कि मोहब्बत विच मोए बंदियां दा मिठा वचन करता है। मोहब्बत में खत्म हुए लोगों का मीठा वचन कविता है, ऐसा पंजाबी के प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि में कहा है कि जो स्वार्थ का एक मंडल है, उस स्वार्थ के मंडल से ऊपर उठ के जो भाव आता है वो कविता है। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स इज पोएट्री। नरेश सक्सेना साहब क्या कहते हैं कविता क्या है? देखिए कविता क्या है, या कोई भी कला क्या है, सारी कलाएं आपको एक ही जगह ले जाती हैं। कलाएं जो है वो आपकी मनुष्यता का पैमाना है, प्रमाण है। खाना पीना और बाकी तमाम सारे काम करना तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य का प्रमाण, होने का प्रमाण क्या? मनुष्य होने का प्रमाण उसकी कलाएं हैं, उसके विचार हैं, उसका विज्ञान है। कला और विज्ञान एक प्रक्रिया एक ही तरह की होती है। कलाएं मनुष्य के जीवन के अंदर झांकती है, उनका संबंध इंसान के जीवन से होता है। और विज्ञान चीजों के रहस्यों के बारे में खोजबीन करता हुआ लेबोरेटरी में चला जाता है। इतना फर्क। अब हर कला जो है
अपनी सीमा का अतिक्रमण करती है, उसे पार करने की कोशिश करती है। वो क्या कविता हुई? तो मैं फूल की बात करूं और खुशबू ना आए, और खुशबू अगर ले आऊं, हालांकि फूल से और कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं मेरी, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो चुनाव चल रहा है, कोई कहे कमल के फूल की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं अब कि कलाओं के काम असल में सच्चाई को बताना है, इस खूबसूरती के साथ, इस सुंदरता के साथ कि आपके दिल तक पहुंच जाए और आपको एक इंसान की तरह संवेदित कर दे, दूसरे इंसान का आप ख्याल करें। ये जो बात कही इन्होंने, वो संस्कृत का एक प्रारंभिक वाक्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्य, लेकिन कविता सिर्फ इतनी ही नहीं होती। कविता का काम जो है वो सौंदर्य से आगे चलते हुए संवेदना तक पहुंचना है, और उसका पैमाना सूक्ष्म होना है। अगर आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं तो कोई लेख हो सकता है, तो कहानी हो सकती है, कोई डायरी, लेकिन कविता तो वो तभी होगी जब थोड़े से में बहुत ज्यादा कह दिया जाएगा, और उसकी अंतिम यात्रा अगर वो संवेदना नहीं जगाती और कोई लाइन आपके दिमाग में पड़ी नहीं रह जाती तो वो व्यर्थ हो जाती। ये कविता है। अब मैं समझ पाया हूँ कि आप सच्ची संवेदना के साथ एक कुछ ऐसा लिखा गया जो पढ़ने वाले में भी उसी तरह की संवेदना जगा पाए, यानी कि आप इस बात को समझिए कि कवि को कवि भाषा नहीं बनाती, कवि को कवि पाठक बनाता है। कवि को कवि पाठक बनाता है। अगर उसमें संवेदना नहीं जागी, आप जो भी लिख लीजिए, आप कवि नहीं। अब मुझे ये बताइए सर कि अच्छी कविता आजकल कहाँ रहती है? अच्छी कविता लोगों के दिल और दिमाग में रहती है, अगर वहां नहीं रहती तो कहीं नहीं रहती। लेकिन उसको कैसे ढूंढा, कैसे ढूंढा जाए? असल में हमारे समय में ये जो हमारी टेक्निक्स आ गई हैं, मोबाइल आ गया है, उसमें तुरंत अभी लिखिए, अभी छापिए, अभी वापा, अभी 100-150 लाइक, तो कविता हिट हो जाती है तुरंत, और दूसरा देखता है तो वो भी हिट हो जाती है, और हर कविता हिट हो जाती है। तो ये जो कविताओं की धुंध फैली हुई है, उसके पीछे छुपी रहती है अच्छी कविता। इससे ये नजर चाहिए, उसके लिए शौक और जुनून चाहिए कि आप 1000 कविताओं के बीच से उस एक कविता को पहचान लें। तो अच्छी कविता को पहचानने के लिए वो धुंध का हटाना वो अपने आप में एक काम है, और वो मुश्किल काम है, क्योंकि हम आसानियों के शिकार लोग हैं। हम आसानियों के शिकार हैं, हमें आसानी अच्छी लगती है। हमने जो कुछ किया है अपनी आसानियों के लिए ही किया है, हम आगे भी जो करेंगे अपनी आसानियों के लिए ही करेंगे, अपनी अच्छाइयों के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि हमें वो तमा नहीं है, हमें वो ख्वाहिश नहीं है, हमें आसानी की तमा है। तो हम मुझे कोई आसान तरीका बताइए इस धुंध को छांटने का, मुश्किल काम मत बताइए। आसान काम बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल काम सीखा जाता है, अभ्यास किया जाता है। उसे आसान बनाने का काम तो आप कर रहे हैं, आप जानते हैं कैसे किया जाता है, मीरा में कर चुके हैं आप, ये भी सब जानते हैं। और सर दिक्कत ये है कि जो मैं काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को लोग कविता नहीं मानते। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये लोगों का भ्रम है। लाखों लोगों के दिलों में गूंज रही है, अगर वो कविता नहीं है तो फिर कोई चीज करता नहीं।
अगर मेरी कविता हो सकता है 10 लाख लोग पसंद करते हो, याद करते हो, सुनते हो, तो इनकी कविता करोड़ों लोग सुनते हैं, अरबों लोग सुनते हैं, तो दुनिया की सीमाओं के पार जाके सुनी जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ दूसरी चीजें हैं तो उसे ऊंचा उठाती हैं और इनके लिए बंधन पैदा करती है। संगीत उसे ऊंचाई देता है, लेकिन इनके लिए मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि वो पहले से फ्रेमवर्क बना देता है, इसी में फिट करो। वो हमारे एक शायर तो हैं, वो कहते हैं कि पहले ताबूत बन जाता है, कहते हैं मोहताज के कर डाला बन जाता है जी। ये मंजूर सुल्तानपुर साहब का बयान है कि गाना ऐसे लिखा जाता है, हम पहले कफन तैयार कर लेते हैं, फिर उसके कद का मुर्दा ढूंढने लगते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेख्त की एक कविता है, उसकी 2-3 लाइनें मुझे बड़े दिमाग में मेरे घूमती रहती हैं। वो इस वजह से घूमती रहती है क्योंकि वो बहुत सारे सवाल खड़े करती रहती हैं दिमाग में। कविता ये है कि शार्क मछलियों को मैंने छकाया, शेरों को मैंने चकमा दिया। शार्क मछलियों को मैंने छकाया, शेरों को मैंने चकमा दिया, लेकिन जिन्होंने मुझे हड़प लिया वो खटमल थे। मेरा सवाल ये है, आगे भी है ये कविता, कि वो खटमल कई तरह के होते हैं। वो कौन सी बातें, कौन सी चीजें, वो कौन सी शार्क मछलियां, वो कौन से शेर, वो क्या हैं जिनसे कवि को बचना चाहिए? कभी तो झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर किसी में सच बोलने का साहस नहीं है तो बड़ा कलाकार हो नहीं सकता। भगत सिंह ने सिर कटवा दिया था, 22 साल की उम्र का बच्चा था। अशफाकुल से कहा गया था कि अपने साथियों के नाम बताओ, छोड़ दिए जाओगे। उसने कहा मुझे फांसी दे दो, ये देश मेरा है, इसके लिए मुझे मरने के लिए आया हूँ, नाम बताने के लिए नहीं आया। ये जो बात है, ये जो जज्बा है, जो आज गायक दिख रहा है, तो ये कभी कोई जो काम नहीं करना चाहिए, वो अगर करेगा तो खटमल से बुरा बनेगा। इंसान है वो कैसे खटमल बन जाएगा? उनको कभी ब्रेख्त ने कहा है कि मुझे मारा खटमल हो गया। मतलब ऐसी शायद छोटे छोटी वो चीजें होंगी जिनकी वजह से वो कभी खत्म हो जाता है। वो कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से एक कलाकार की कला खत्म हो जाती है, एक कवि का कवित्व खत्म हो जाता है? शायद आप यही कहना चाह रहे होंगे कि वो झूठ अगर बोलेगा तो वो झूठ भी एक शार्क की तरह होता है, उसमें से आप बचने की अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप उसी को खा जाएगा, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने ये भी कहा अभी सर कि सच बोलना जरूरी है, यानी कुछ विचार होना बहुत जरूरी है। आपके पास वो विचार आपका अपना हो, सच उसी को बोलते हैं कि आपका अपना विचार हो। क्या हर विचार कविता का विचार होता है? अब ये एक मुश्किल सवाल है कि क्या हर विचार, कोई विचार विज्ञान का विचार होता है, कोई विज्ञान कला का विचार होता है, कोई इंसानियत का, लेकिन ये सारे विचार जो हैं वो मनुष्यता के ही विचार होते हैं और मनुष्य से ही पैदा होते हैं। तो ये कौन सा विचार कविता बन जाता है, कौन सा विचार तस्वीर बन जाता है, कौन सा विचार संगीत बन जाता है, आपको पता नहीं होगा। शायद बहुतों ने सुना तो होगा, बीथोवन की 5th सिम्फनी। अभी घर जाएंगे तो गूगल पे निकाल लीजिए और थोड़ा देर तक सुनिए उसको। 5th सिम्फनी में नेपोलियन की युद्ध कौशल को के विचार को संगीत में संरचना बनाई बीथोवन। ये लोगों को नहीं पता। वो करता क्या था नेपोलियन, संधि की बात चलाता रहता था, कहता था कि अमन कायम करना है, बहुत हो गया, खून खराबा बहुत हो गया, अब नहीं लड़ेंगे, और भीतर भीतर लड़ाई की तैयारी करता रहता था। पीछे हटता था, वो कहता था कि आक्रमण वहां पीछे, इतना पीछे हटेंगे फिर आक्रमण करेंगे।
तो लोगों को पता ही नहीं लगता था। फिर बाद में लोग उससे डरने लगे, सशंकित होने लगे कि पता नहीं कह क्या रहा है, करेगा क्या। जो बीथोवन की सिम्फनी है उसमें 2-3 स्वर ही लगते हैं, ज्यादा स्वर नहीं। लेकिन उसने किया क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल करके लगता है कि जो आवाजें हैं, जो संगीत की संरचना है, वो धीरे 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 पीछे जा रही है और धीरे धीरे लोप हो गई। और अचानक एकदम से जब आपको लगता है खत्म हो गया, संगीत अचानक से प्रकट हो जाती है सामने, बहुत ताकत से कर जाती। आखिरी जो उसकी आखिरी संगीत के स्वर हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो बहुत देर तक सन्नाटे में डर लगता रहता है कि कहीं दोबारा ना आ जाए। ये संगीत में उसने विचार को, जो उसकी रण कौशल था, तो उसके ऊपर तो बहुत कहानियां हैं उसको लेकर के। बीथोवन अंधा हो गया था बाद में, अंधे होकर भी उसने 9th सिम्फनी वो कथाएं बाद में है। लेकिन संरचनाएं कला की अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके बड़ी बनी, जो नहीं दिखा सकती वो दिखा दी। तो विचार की सीमा को पार कर जाए, विचार को कैसे प्रकट किया जाए। और उसमें अब देखिए कह रहा हूँ, देखना शब्द को भी आप हम शब्दों को बहुत रोजमर्रा के ढंग से, मामूली ढंग से इस्तेमाल करते। देखना देखिए, मैं बांसुरी बजाता हूँ, कभी कभी गूगल पे कभी डालेंगे तो बांसुरी भी मिल जाएगी मेरे नाम की, और मैं बांसुरी दिखाऊंगा तो आप कहेंगे सुनाइए जरा इसे, सुन के देखेंगे। ऐसे क्या देखें, तो बांसुरी को सुन के देखेंगे। और मैं आपको जलेबी दिखाऊं, मट्टी, अरे कितनी सुंदर बनी, अरे बोले आगे देखिए साहब, आगे भी देखा जाता है। फूल तो कहेंगे अरे इसे सूंघ के देखिए, किसी चीज को कहेंगे छू के देखिए। इतनी मेहनत से देखना होता है, और इतनी मेहनत से देखना पूरा नहीं होता। आप कहते हैं अब इसे सोच के देखिए, सोच के देखे बिना कुछ भी पूरा नहीं होता। ये जो इस तरह से भाषा हमने प्राप्त की है, उसके भीतर जब गहराई में जाएंगे, जो रोजमर्रा है उससे अलग, उससे ऊंचा, उससे गहरा जाना। बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है आपने, और मुझे जो समझ में आया मैं आपको वो साथ साथ बताता चलूंगा। अगर मैं कुछ गलत समझा तो प्लीज मुझे पूछिएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो बात को समझ रहे हैं। मैं ये समझा हूँ विचार बड़ा कैसे होता है। मैंने ये सवाल किया था, क्या हर विचार कविता का विचार है? तो उन्होंने जो कहा, जो जवाब मुझे मिला इसका, वो जवाब ये था कि शायद हर विचार कविता का विचार नहीं होता। जिस विचार में शब्द अपने अर्थ बदल लेते हैं वो विचार बड़ा होता है। जैसे अभी इन्होंने कहा सोच कर देखिए, अब इसमें देखना अपने अर्थ बदल गया। खाकर देखिए, खाकर देखना अपने अर्थ बदल गया। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जहां पे शब्द अपने अर्थ बदल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, असल में सर मुझे ये बताइएगा, मैं अक्सर ये जो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त बात करते हैं, मैं ये बात कर देता हूँ कि आप सबको वो पूछते हैं अच्छा गीत कैसे लिखा जाता है, अच्छा छोड़ दीजिए गीत कैसे लिखा जाता है। मैंने कहा कोई ऐसा बहुत बड़ा फार्मूला नहीं होता गीत लिखने का। धुन पे लिखना एक अलग बात है, अगर ऐसे ही आपको गीत लिखना है तो आपको इस तरह से गीत लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लफ्ज नहीं पता, अगर शब्द आपको पता है, दिन में 50 बार इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लफ्ज होंगे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम लफ्ज आपको पता है और वो भी आपको, और मैं उसके साथ चला गया था, ये भी आपको पता है, कोई साथ शब्द कोई बड़ा नहीं है। अब ये हो गया, वो भी साथ है। असल में आप आम
अहम शब्दों को किस तरतीब में रखते हो कि वो ऐसा मायना देने लगे कि संवेदना पैदा कर दे, जैसे अगर तुम साथ हो। तो अगर तुम ये तरतीब, शब्दों की तरतीब कविता पैदा करती है क्या? मैं ये बात इसलिए इनसे पूछना चाहता हूँ और उन सब दोस्तों के लिए पूछना चाहता हूँ जो मुक्त छंद में कविताएं लिखते हैं, जिनकी कविताएं हम कह देते हैं मुक्त छंद में कविताएं हैं, पर मुक्त भी एक छंद है और वो एक गायकी का छंद है। मैं वहां, इन्होंने अभी बांसुरी की बात की तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी रोज को छोटे छोटे टुकड़ों में लिख देना मुक्त छंद की या ब्लैंक वर्स की कविता नहीं है, वो उससे आगे की कोई चीज है। आप एक पैराग्राफ को 4-4, 6-6, 5-5 शब्दों के टुकड़ों में अगर ऊपर नीचे लिख देते हो तो वो एक खुली कविता नहीं हो जाती है। एक मुक्त छंद की कविता में क्या लय होती है, किस तरह का उसमें बहाव होता है, वो बताइए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सभी कलाएं ये काम कर रही हैं। हम लोग कविता की बात कर रहे हैं। अब एडमंड मंक नाम का एक पेंटर था, उसने चीफ पेंटिंग बनाई, स्क्रीन उसका नाम है। उसे देखें चीफ कैसे आएगी, कैनवस में चीफ कैसे आएगी, तस्वीर में चीफ आ जाएगी, लेकिन उसने चीफ को पेंट किया है और आप देखेंगे आपको लगेगा कि लड़की चीफ है। ये काम है, ये हर कला करती है। जो आपने कहा उसमें दो बातें हैं कि जिसे हम कविता कहते हैं, छोटी बड़ी लाइनों में और उनकी बात कर रहे हैं, देखिए स्ट्रक्चर होता है कोई चीज का, फॉर्म होता है, उसमें ये जरूरी नहीं होता कि छोटी लाइन दिखती और बड़ी लाइन दिखती तो वो कविता का फॉर्म बन गया, मॉडर्न पोइट्री बन गई, ऐसा नहीं। जी, ये बात गद्य में भी एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक अंदर वस्तु होती है। अब हिंदी विभाग यहाँ बैठा है तो उसकी शान में मैं उसको नमस्कार करके एक बात कहता हूँ कि विद्यार्थी बहुत सी चीजें समझते ही नहीं, जब कहो तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने बताया ही नहीं। अंदर वस्तु एक शब्द है जिसका इस्तेमाल बहुत होता है। पूछो कि अंदर वस्तु क्या होती है, वो तो बताया। अब कुर्सी के अंदर वस्तु क्या होती है? कुर्सी स्टील की भी होती है, कुर्सी प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी की होती है। कुर्सी के अंदर वस्तु कुर्सी की उसकी हैसियत होती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मंत्री नहीं बैठ सकते, राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई तीसरा आदमी आकर नहीं बैठता, वो उसके अंदर वस्तु उसकी सत्ता है। कुर्सी के अंदर वस्तु सत्ता होती है। चपरासी की कुर्सी पर क्या बैठेंगे तो उठा देगा, मतलब ये बैठने जगह नहीं, वहां बैठने जगह, तो उसकी सत्ता है। तो जो स्ट्रक्चर भी बताते हैं, मैं बताता हूँ, तो आप पूछ रहे हैं बता, तो नमूना तो बताना ही पड़ेगा। मेरे बहुत प्रिय कवि है विनोद कुमार शुक्ल, उनकी मशहूर कविता हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो मुझे नहीं जानता था, हाथ बढ़ाना जानता था। मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ और हम दोनों कुछ दूर साथ साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना सभी करने जानते, तो जान गए आपको। अब कविता की प्रोसेस में शामिल हो गए आप, किस वजह से? स्ट्रक्चर की वजह। जो स्ट्रक्चर है, नहीं जानता था, जानता था, नहीं जानता था, जानता था।
आखिरी बार जब मैंने कहा नहीं जानता था, आपने कहा जानता था। तो ये जो पोइट्री का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, बिना स्ट्रक्चर के तो कोई चीज होती नहीं। ये शीशी है, इसका काम है पानी। एक कप है, एक कटोरा है, कटोरी कप में एक घंटी लगा होगा, इसका एक स्ट्रक्चर है। इसे बोतल की तरह बना दोगे तो मैं रोड नहीं पाऊंगा। कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो दृश्यमान जगत है, उसका एक स्ट्रक्चर, और वो अपना फंक्शन अगर पूरा नहीं करता, अगर किसी को पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर होता क्या है, पोइट्री का भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पंक्ति लौट लौट के आ रही है, आपने शादी के सालगिरह के मुंडन के गीत गाए होंगे ना, तो स्थाई बार बार लौट के आती है, इसमें बार बार लौट के आ रही है, वो संगीत का तत्व है इसमें। ये मत समझिए तो मेरा फौज है, उसके अंदर तमाम सारे गुण जो हैं, पोइट्री के जो गुण होते हैं, जो संगीत के गुण होते हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं छोटे छोटे ढंग से कि आपको आखिरी पंक्ति दे देते हैं कि आपकी पंक्ति बोलिए। मैं बताता हूँ आपको एक दूसरी। धूप निकलती है, धूप से पहले और बाद में धूप निकलती है। धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर क्या ये पंक्तियां हमारे भोपाल में किसी शुक्ला रहते हैं, उनकी थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने खुद भी कुछ पंक्तियां जोड़ दी। धूप से पहले चुड़ियां गाती हैं, उससे पहले रंग बिखरते हैं, उससे पहले मोती झरते हैं। और क्या करके धूप निकलती है और किसी किसी दिन बदली होती है, और धूप की अदला बदली होती है। बोलो लोगों फिर क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोलो लोगों फिर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर है, कोई में अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई नहीं है, चाहे छोटी बड़ी क्रिकेट है बराबर की। मैं यहाँ पे सर वो पुल पार करने से पुल पार करना मैं पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, नदी पार नहीं होती, पुल पार होता है। ये कविता अगर जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, ये खुली ब्लैंक वर्स की कविता है दिखने में लगती। मैं वो आप किस तरह से उसको छंद में बनाते हैं वो बताइए, ताकि ये पता चले जो खुली ब्लैंक वर्स की जिसे हम कविता कहते हैं, उसमें किस तरह से। एक एग्जांपल मैं याद आ रहा था, वो नैरावत की कविता है, वो आता गऊ कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है ठीक, चल रहा लुटिया टेक मुट्ठी पर खाने को घूम मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता हुआ था, दो कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ये मुक्त छंद की कविता है, लेकिन इसमें अब वो पुल पार करने से पुल पार होता है, उसको वैसे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मुक्त छंद की खुली कविता है, लेकिन किस तरह से क्योंकि मैंने उसको इनसे उस तरह उस अंदाज में सुना है जिस अंदाज में एक शायर गजल वो बात रंगून बात करता है, तो वो उस तरह भी बात होती है। वो बताइए सर किस तरह से बात होती है? वो नदी में फंसे कविता सुन भी लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही कविता सुनाएंगे तभी तो बात सुनाने तो नहीं। कोई पार करने से कोई पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से कोई भी कहाँ पार होता है, लोहा लंगड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होती है।
पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होता। मेरा गला है बेसुरा, ये समझ लीजिए आप। और कह रहे हैं उसको गाते बताइए, तो उसको थोड़ा खेलना पड़ेगा। लेकिन आपको ये जो बात कहना चाह रहे हैं वो और करेंगे भी मैं समझा सकता हूँ। देखिए आप, कुछ चीजें मैंने कहा कि पढ़ाते नहीं, गुरु जी लोग अपना काम पूरा करते हैं तो चीजों को आसान बना देते हैं, हो जाता है। स्ट्रक्चर कोई ठीक नहीं पढ़ाते, क्योंकि तो नमूना बताना पड़ेगा। इसी तरह से लोग कहते हैं लय, जो लय है शब्द ये जातिवाचक संज्ञा है। मैंने आदमी कहा तो सभी आदमी आदमी है, औरतें भी आदमी हैं, सभी इंसान हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब इंसान। ये जातिवाचक जब नाम लेते हैं आप तब पता लगता है किसके बारे में कहा गया है। इसी तरह से लय जो है वो एक अमूर्त शब्द है, जातिवाचक। लय के पैटर्न बनते हैं, लय के उसको ताल कहते हैं। इस ताल के कुछ थोड़ा सा विस्तार करके दिखा, जैसे एक दिल के धड़कने की लय होती है। अगर आप लय में नहीं है, अगर आपके दिल के धड़कने की लय बदल रही है हार्ट अटैक, ये लय अगर नहीं तो लय में तो रहना पड़ेगा, चलने की लय बिगड़ के गिर जाए। लय जो है बड़ी चीज है, और लय से हम संगीत में ताल बनाते हैं। देखिए तालें किस तरह की बनती है। सबसे सरल ताल है वो है बच्चों के खेल की, जो उनके दिल के धड़कने की लय के साथ चलती है। बाबा बाबा आम दो आम सका के टक्कर बक्कर लोहे की टक्कर लाए दो, हरा समुद्र मोती चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, धमकी धमकी सैकड़ों बार धमकी धमकी हजरे बार। ये अंतर्राष्ट्रीय बात पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे कि ये लय मिलेगी आपको, ताल मिलेगी आपको। पिंकी पिंकी लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, 1 2 3 4 1 2 3 4, भागी 1 2 3 4 1 2 3 4, हरा समंदर मोती चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, भागी लती भागी लती। ये ताल है बच्चों के खेल की। इसको इसको महाराज ने बड़े कवि होंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुटिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुटिया ये तो लय में है, छंद में है, तो आप बता सकते कहरवा ताल है। इस ताल का नाम कहरवा ताल। अब बीच की तालें छोड़ रहा हूँ, ये दादरा होती है। ये दादरा है, बहुत चलता है, बहुत बहुत चलता है। और फिल्मों में तो इनको लिखना ही पड़ेगा दादरा ताल, दादरे की जाएगी। देखो उसके बाद ये दादरा ताल 1 2 3 1 2 3 3 मात्रा, और उधर धागे नके नजदीन 4 मात्रा, तो 4 और 3 7 मात्रा को मिला करके एक 7 मात्रा की ताल है। अकेले की करता है, दुख सबको मांगता है। मांगना शब्द पे ध्यान दीजिए, दुख सब पर पड़ता है ऐसा नहीं कह रहा है। दुख सबको मांगता है,
रगड़ देता है रात में चमक आ जाती। दुख सबको मांगता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांगता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। ये गद्य की पंक्तियां हैं, लेकिन ये 7 मात्रा की ताल में निबद्ध है। दुख सबको मांगता है, दुख सबको मांगता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांगता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। मृदंग पर बैठता है। तुलसीदास की आता ये छंद मृदंग के लिए है, 7 मात्रा का ये छंद है, लेकिन अकेले की जो करता है छोटी बड़ी लाइनों की करता है, लेकिन उसके अंदर और ताल के आप देख रहे हैं चरित्र कैसे हैं। 1 4 1 2 3 4 1 2 3 उसका चरित्र है, उसका एक अर्थ है, उसकी उस ताल का तो है। अब कोई पाठ है जिससे समझिए भी करा दे पढ़ा, लेकिन बता कोई पाठ करने से पार होता है। नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती, नदी में पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती, नदी में नदी बिना, नदी में नदी बिना पुल पार करने से, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती, नदी में नदी बिना, नदी में नदी बिना पुल पार करने से, नदी नदी में नदी बिना पुल पार करने से पुल पार कहाँ होता है, लोहा लंगड़ पार होता है, ओ कुछ भी नहीं होता पार। इसका भी नहीं गाऊंगा। ये मैं सीखना भी चाह रहा था, और मेरे जैसे जो बहुत सारे दोस्त हैं उनको ये इस तरफ ध्यान भी दिलाना चाह रहा था कि कविता मुक्त संगीत की ब्लैक वर्स जो कविता होती है उसमें भी कहीं सम आता है, उसमें भी कोई सम होता है, उसमें भी कोई सर्कल होता है। वो सर्कल कहाँ होता है वो कवि को ढूंढना पड़ता है, तभी वो कविता का फ्लो भी बनता है। अदरवाइज वो फिर वो ब्लैक वर्स की कविता और प्रोज में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता। अब भाषा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे भाषा की बात, भाषा एक टूल है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भाषा आम आदमियों के इस्तेमाल की चीज नहीं है।
आम इंसानों के लिए भाषा नहीं बनी है। भाषा क्यों बनी है? भाषा इसलिए बनी है कि जिन लोगों के जहन में, दिमाग में बड़े विचार आते थे, उनको लगा कि ये विचार मैं कैसे पास ऑन करूं, कैसे मैं बताऊं। इन बड़े विचारों को संजोए रखने के लिए उन्होंने एक तरीका सोचा और वो तरीका भाषा थी। इस वजह से भाषा का इस्तेमाल हुआ। अब हमें भाषा का इस्तेमाल, यकीन मानिए, नहीं आता। हमें भाषा का इस्तेमाल नहीं आता, हमें बात करने का तरीका सलीका मेरे जैसे लोग भूल गए हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस कार्यक्रम का, इस हमारी फाउंडेशन की बातचीत का नाम रखते हैं बात जैसी बात। हम बातें बहुत करते हैं पर बात जैसी बात बहुत कम करते हैं। तो मैं भाषा के अलावा ये जानना चाहता हूँ, एक कवि को और क्या तैयार करना चाहिए? कवि की तैयारी क्या है? जैसे गायक की तैयारी रियाज है, जैसे खिलाड़ी की तैयारी अभ्यास है, कवि की क्या तैयारी है? ये तो आप बता दिया। मैं आपसे कहूँ कि आप सितार बजा दिए तो बजाते हैं, क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मुझे बजाना नहीं। मुझे सीखा ही नहीं, मैंने सीखा नहीं, अभ्यास नहीं किया। मैं कहूँगा तो कोई बात नहीं, आप भरतनाट्यम कर दीजिए, क्योंकि मैंने सीखा नहीं। तुम अच्छा मेरे पोर्ट्रेट तो बना दीजिए, कहेंगे मैंने पेंटिंग सीखी। अरे भाई, कविता भी कला है, ये बात सीखना पड़ेगी। कोई स्कूल, कोई टीचर, अच्छे टीचर हैं, वो आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन सीखना किसी भी कला को आपको खुद पड़ेगा, कोई उसका शिक्षक नहीं। किसी भी कला को सीखना हो तो अपने से पहले जो बड़े आपके उस कला के जो बड़े मास्टर होते हैं दुनिया में, उनको पढ़िए और उनको पढ़ के आप अपनी स्मृति में रखिए उनको, ताकि आपको पता हो कि उनकी पोइम का स्ट्रक्चर क्या था। हम भूल गए, पढ़ा गया बेच तो हाँ पढ़ा तो था, भूल गए। शेक्सपियर को हाँ पढ़ा तो था, भूल गए। आगे पढ़ा तो था, भूल गए तो व्यर्थ हो गया था। दो कितने हुए? अरे तो हमने नर्सरी में पढ़ा था, दो करके भूल गए तो जीवन गुजरना मुश्किल हो जाएगा। और कला को भूल गए तो कलाकार तो नहीं बन पाएंगे, इंसान बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है। बिना कला के जानवर होते हैं, उनके पास खुद होते हैं, बेचारों के पास वो कलम पकड़ नहीं सकते ना। उनको भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने उनको चीज ही नहीं बख्शी। उनके गले से स्वर नहीं निकलता, एक स्वर निकलेगा, 2-3 स्वर निकलते नहीं। तो ये जो स्पंदन है, ये जो धड़कन है, ये जो नाद है, नाद ब्रह्म है, कहा शब्द ब्रह्म है, सुना होगा। शब्द कैसे ब्रह्म हो गए? ये नाद, आवाज, भाषा हमने बोल कर पाई है, लिख कर नहीं पाई। तो ब्रह्म मत कहिए कि लिख देंगे, बोलना पहले होगा। बोलने में टोन होता है, बोलने में रिदम होती है, बोलने में प्रवाह होता है। वो सब आप बिना बोले कैसे प्राप्त कर देंगे? ये जो हमारी कविता पढ़ रहे थे, थिएटर, इसमें थिएटर की वर्कशॉप नहीं की, एक बार भी मंच पर नहीं आया, इसे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। आप आइए एक बार देखिए, 4 संवाद बोल के दिखाइए किसी थिएटर में, मुश्किल पड़ जाएगी। ये तो नाद ब्रह्म है। कई बार क्या होता है, बहुत सी स्त्रियां किन्हीं कारणों से, प्राकृतिक कारणों से कंसीव नहीं कर पाती, बच्चा नहीं होता, परेशान रहती। एक दिन डॉक्टर उनको बताती है कि तुमने कंसीव कर लिया, तो वो बेचारी डाउटफुल रहती, पता नहीं किया कि नहीं किया, कैसे पता लगे? तब एक दिन डॉक्टर उसके कानों में आला लगा के उसकी नाभि पर वो रख देती, इसमें जिसको ये सुनो, यह आवाज, उसके नाक कान मुंह नहीं है, हाथ पांव नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है,
लेकिन धड़कन आ गई है, ये जो धड़क रहा है, ये जो नाद है, ये प्राण तत्व आ गया है, ये ब्रह्म है, ये बिना स्पंदन के नहीं आता। अगर पृथ्वी नहीं आ जाती आपको किसी किसी की संवेदना से, तो फिर आप मनुष्य भी कमतर हैं। ये जो भाषा है, इसको मैं बोल के पहले लिखता भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बोलता हूँ और लिखने के बाद बोलता हूँ, फिर शब्दों को बदलना, काटना शुरू करना। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं ना, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग की बड़ी मुश्किल से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, तो कुछ रिसर्च वर्क भी किया, फिर सारी जिंदगी में इंजीनियरिंग ही करता रहा, इसी की पेंशन पाता हूँ। कविता से आप लोग तो कुछ देते नहीं, तालियों के सवाल तो कुछ देते नहीं। बहुत सारी कविताएं हैं सर। मैं असल में वो कविताएं मैं पढ़ता किसी और, इन्होंने लिखी शायद किसी और मूड में, किसी और माहौल में लिखी होंगी, और मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ। मैं वहां पहुंच जाता हूँ जहां मुझे पता होता है कि कवि ने ये तो नहीं सोचा होगा यार कि ये सोच के कविता लिखी है। जैसे इनकी कविता है कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता लेकिन वो चाट जाते हैं पूरी किताब। मुझे लगा कि ये इनकी कविता दीमकों को पढ़ना नहीं आता लेकिन वो चाट जाते हैं पूरी किताब, ये एक्चुअली दीमक नहीं है, ये प्रकाशक है। वो एक अलग तरीके से, मैं जानता हूँ गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, मेरे 2 ही सवाल रह गए हैं, आपके कुछ सवाल भी हैं तो आप भी अपने अपने जहन में सोच लीजिए, क्योंकि ये मंच आपके लिए मुझे लगता है ज्यादा, अगर आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछेगा, मैं 2-1 सवालों के बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। और सबसे जरूरी सवाल ये है जिसको मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छी और बुरी कविता में फर्क क्या होता है। ये कविता ये समझ लीजिए कि एक कविता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो बड़ा मजा देती है, मजा तो आइसक्रीम ही देती है, तो वो मजा, ये जो शारीरिक स्तर का मजा है ना, शाम को थोड़ा सा दोपहर मिल जाए तो बड़ा मजा आता है, तो वो उतर जाता है ना। कविता का, कला का नशा उतरता नहीं है, चढ़ता चला जाता है। वो नशा इंसानियत के काम आता है। पहाड़ों के माथे पर बर्फ, सुनिए भाई साहब, ये पंखा बंद कर दीजिए। मैं जानता हूँ आपको गर्मी लग रही है, ये एक्चुअली कविता गर्मी है ना, जो कविता की गर्मी है जी। वो इसकी वजह से थोड़ा, ये आखिरी बात मैं पूछूंगा, फिर आप अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा, माइक पहुंच जाएगा। बात यह है कि पहाड़ों के माथे पर बर्फ बनकर जमा हुआ ये कौन से समंदरों का पानी है जो पहाड़ों के साथ रहना चाहता है। पहाड़ों के माथे पर बर्फ बनकर जमा हुआ ये कौन से समंदरों का जल है जो पत्थर बनकर पहाड़ों के साथ रहना चाहता है। मुझे एक नदी को कई नदियां पार करवानी है, प्यासे शहर तक ले जाने की। इस तरह की कविताएं मुझे तंग करती हैं, मैं बहुत तकलीफ में आता हूँ। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इस तरह की कविता लिख जाए कि मैं पहाड़ों के माथे पर बर्फ बनकर जमा ये कौन से समुद्रों का पानी है जो पहाड़ पत्थर बनकर पहाड़ों के साथ रहना चाहता है। ये कैसे होता है सर? मतलब जो मैंने पहले कहा था कि एक तालाब में एक चांद दिखाई देता है और वो चांद चाहता है कि वो अंगड़ाई ले और वो आसमान का हिस्सा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि क्या कोई नियम है, कोई तरीका है, कोई मानसिक व्यायाम है, कोई और चीज है जिससे अच्छा शायर बन जाता है, कोई इंसान अच्छा कवि बन जाता है? वो नियम कौन से नियम है?
कभी कभी उनका तो समझाना पड़े ये अच्छी बात नहीं। पहली बात, ये अगर नहीं समझ में आ रही तो कविता की कमी है, आपकी कमी नहीं है। पहली बात की समझ। आप इंसान है, पढ़े लिखे समझदार है, दुनियादार आदमी है, आपकी समझ में क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा आपकी समझ में, आप बिल्कुल समझ में आएगा। अब नहीं आ रहा तो दिक्कत है कविता के साथ या कवि के साथ। होता ये है कि ये पानी एक अजब चीज है। ये पानी है जो बर्फ बनकर पत्थर बनकर दिखाता है। ये पानी है जो भाप बनकर दिखाता है, हवा बनकर अदृश्य हो जाता है। ये पानी है जो दो बादलों के बीच में मिलते हैं, बादल की चमक, बिजली की चमक दिखता है। पानी में बिजली होती है, पानी में ये बिजली पानी में कहाँ से होती है? हमारे पुराणों में लिखा है ये पानी में बिजली होती है। उसी कथाएं हैं, कुछ अजीब गरीब कथाएं हैं। तो ऋषि थे अंगिरस, बड़े क्रोधी ऋषि थे, और पानी के बाद बिजली से, आग से, अग्नि से नाराज हो गए। तो अग्नि बेचारी ढूंढती फिरी कहाँ जाए ऋषि से बच के। तो उसने कहा पानी में, वो कल्पना नहीं करेंगे कि पानी में छुपो, पानी में छुपती जाकर। लेकिन क्या हुआ कि जब पानी भरे बादल जब एक दूसरे से टकराए, बिजली तो पूरे पानी में तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धरती पे नहीं दिखाई देती, आकाश में दिखाई देती है कि पानी में बिजली होती है। सफेद बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली नहीं चमकती, पानी भरे बादल टकराते हैं तो पानी में बिजली होती है। पत्थर बर्फ बनता है तो चट्टाने जो हैं उसे दो तरह से, चट्टाने जो हैं जो परत दर परत चट्टानों की बनती है वो समुद्र में बनती है। समुद्र में ये जो बारिश मिट्टी बहा के लाती है, उस मिट्टी की एक परत धीरे धीरे नदी का प्रवाह धीरे धीरे घटता जाता है, ऊपर से आती ना तेज गति से आती तो सब बेटी चली आती, पहाड़ों के पत्थरों को भी झुलका के ले आती, उनको रेत बना देती। लेकिन धीरे धीरे आकर के समुद्र के पास उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है तो वहां मिट्टी बैठने लगती है। परत दर परत जमते 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 सैकड़ों सालों में एक चट्टान बन जाती। पानी ने बनाई है ये चट्टान, पानी उनके पास जाना चाहता है। पर इतना खूबसूरत विचार आए कैसे? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये पत्थर बन के जो पानी रह रहा है पहाड़ों के साथ, उसकी क्या मोहब्बत होगी या क्या मजबूरी होगी? वो क्या कोई नियम है ऐसा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे ऐसा होता है? ये ऐसा होता है। विचारों की जमीन कैसे तैयार? कई बार क्या होता है, जैसे संगीत के बहुत सारे स्तर होते हैं। घरों में गाए जाने वाले गीत भी संगीत ही होते हैं, कवालियां गाई जाती हैं, भजन गाए जाते हैं, संगीत ही होता है वो। और सिनेमा के गीत आते हैं, तमाम दुनिया भर में वो भी संगीत होता है। संगीत की संरचना में शंकर जयकिशन का गीत है रसिक पद्मा, श्रृंगार का गीत होगा क्या ये? रसिक पद्मा, लेकिन पद्मा में जो भीड़ है वो बता देती है बिना कहे कि ये दुख की पुकार है। ये संरचना से पता लगता है। अब क्या होता है कि इससे कुछ ऊपर के स्तर भी होते हैं। आप ये समझें कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो तो कोई एक आदमी छोटी एजुकेशन है, ऐसा नहीं है। वो एजुकेशन नहीं होगी तो फिर हाई स्कूल की एजुकेशन नहीं, हाई स्कूल की एजुकेशन नहीं होगी तो एमए की एजुकेशन भी नहीं होगी। अब हम चाहें कि पीएचडी और रिसर्च लेवल की एजुकेशन तो मिल जाए तो प्राइमरी की जो बड़ी घटिया होती है कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारी समझ और हमारी संवेदना का विस्तार होता है वैसे वैसे कुछ चीजें कभी कभी कठिन हो जाती हैं। मैं अगर उसे सरल कर दूं तो इससे बड़ा कभी हो जाऊंगा। लेकिन ये तो इंजीनियर हूँ ना, मैं पानी का ही इंजीनियर हूँ। पत्थर कैसे बनता है ये मुझे पढ़ाया गया है, मेरे कोर्स में है। ये ज्योग्राफी मेरे कोर्स में नहीं है। एक चट्टानें बनती कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, और पत्थरों को ढुलकाते हुए इसी कविता में पानी ये कहता है
कि हम भी चल रहे हैं पहाड़ से नीचे उतर बहते हुए, और तुम भी चल रहे हो। देखें घर पहले कौन पहुंचता है। घर का घर भी वो समुद्र है और पानी का घर भी समुद्र है, दोनों घर जा रहे हैं साथ साथ। नरेश जी वैज्ञानिक कवि भी कहे जाते हैं। तो अभी मंच खुल गया है, 10-15 मिनट अगर आप सवाल पूछना चाहें और प्लीज पूछें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं है। सर, आपने ये जो अमूर्त संकल्पनाएं होती है वो भाववाचक संज्ञा बनती है, तो आपने लय को जातिवाचक संज्ञा कहा, उसके पीछे कोई कला का कारण है या कोई और? मैंने कहा लय कहा जाता है, लय से कुछ पता नहीं चलता है। लय का जब पैटर्न बनता है तब उसका एक नाम बनता है, तब उसका एक चरित्र बनता है। खास तौर से आप देखें कि जो कहरवा ताल का प्रकृति है, जो लय है, जो उसकी चरित्र है, तो थोड़ा सरल और चंचल है। लेकिन वही जब दादरा ताल में आती है या वही या उससे दूसरे 7 मात्रा की ताल में आती है, उसका चरित्र बदल जाता है। तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें लय के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नाम देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लय मात्र से कुछ समझ में नहीं आता। हमको क्या करते हैं, हमारे गुरु जी जो हैं वो कहते हैं ये 11 मात्रा का छंद है, बस हो गया काम। ये 12 मात्रा का छंद है। अब 12 मात्रा का छंद, 6 मात्रा का छंद एक ही छंद होता है, जिसका इतनी आसानी से जवाब नहीं दिया जाता, बात दिया जा सकता। बात ये होती है कि जो आप गजल की बात कर रहे हैं, गजल का एक मीटर अलग होता है। मोटे तौर पे मैं ये बात कर देता हूँ, गजल में 39 बयान मोटे तौर पे होती हैं, जिनको अरकान से आप गिनते हैं। इसमें फाइलुन, मफाइलुन, ये सब आपको पता है। अब इसमें ही आपने, अब मफाइलुन में जैसे मैंने कहा मफाइलुन, तो मफाइलुन 1 2 2 2 ऐसे चलती है। और जैसे फाइलुन है तो 2 1 2 चलती है, ऐसे चलती है। और गाने में क्या होता है, कंपोजिशन जब आपको दी होती है, वो एक धुन बजाई होती है, उसमें आपको अगर थोड़ी बहुत संगीत की समझ नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कहाँ पे दीर्घ है, कहाँ पे लघु है, कहाँ नी ज्यादा खींचा हुआ है, कहाँ पे ये कोमल नी लगा हुआ है। जहाँ कोमल है वहाँ 1 आएगा, जहाँ दीर्घ है वहाँ 2 आएगा। वैसे ये बहुत बड़ा टेक्निकल मामला है। एक 2 मिनट में संगीत का ज्ञान जरूरी है लिखने से पहले। संगीत का ज्ञान नहीं, समझ। ज्ञान और समझ 2 अलग चीजें हैं। एक बात इसी सिलसिले में कह दूं, बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सज बदला तू नाचे किसके लिए। अरे ये कोई लाइन है क्या गाने की? हाँ, बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सज बदला तू नाचे किसके लिए, ये तो धुन बन गई ना, उसको लिखना पड़ा। और अगर इसको आप इसी पर करना चाहते हैं तो मैं एक लाइन लिखता हूँ कि मैंने देखा आपको, या फिर अपने बाप को, ये क्या हुआ? या फिर देखा सांप को, अरे या फिर अपने नाक को। ये बाप नाक सांप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन टुके जो हैं, जो बहर है, वो मुझे कहीं और खेल रही है। उसमें कविता को कायम रखना ये बहुत बड़ा काम है, जो ये कर रहे हैं, आसान काम नहीं है।